तो आज हम शुरू करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो साउथ अमेरिका है। बेटा कौन सा है हमारे पास? साउथ अमेरिका की हेडिंग दे लें। ये बेटा हमारा टॉपिक है, इसके ब्रैकेट में 12 लिख लें। इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा हम? 12 लिखेंगे, 12 लिख लीजिएगा। 12 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें हमारे पास 12 मुल्क हैं टोटल। पूरी दुनिया में मैंने आपको बताया था 193 है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब ये होता है कि जिन्हें फ्यूचर में कंट्री का दर्जा दिया जा सकता हो। तो ये अभी अंडर कंसिडरेशन है। कौन कौन सी है हमारे पास? वेटिकन है एक, वेटिकन सिटी, और दूसरा हमारे पास कौन सा है जी? फलस्तीन है। फलस्तीन कंट्री नहीं है, यूएनओ इसे मुल्क नहीं मानता है। जबकि जो मेंबर स्टेट्स हैं यूएनओ की वो कितनी है? 193 है, जिसमें से 12 हम पढ़ेंगे किधर? साउथ अमेरिका में। 12 हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका में। कुछ लोग 13 कहेंगे, जब आप गूगल करेंगे शायद वो आपको 13 बताएगा। 13 नहीं है बेटा, 12 है। ठीक हो गया जी। तो जरा हम मैप बनाते हैं साउथ अमेरिका का, फिर हम आगे चलेंगे। इसका मैप बनाएंगे बेटा, जिस तरह से हमारा तरीकाकार है मैप बनाने का। तो साउथ अमेरिका का बेटा जो मैप है कुछ इस तरह से है, जैसे एक बड़ा सा हाथी नुमा जानवर, उसका सामने फ्रंट वाला साइड मुंह बनाना है हमने बड़ा सारा, फिर उसका सूंड बना देना है। बस इतना सा काम करना है। तो बनाए जरा। यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, बल्कि मुझे ये रेस करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये जो 1 मिनट में देख लूँ कि साउथ अमेरिका, हाँ ठीक है, इसे साइड पे लिखा जा सकता है। आपने मुझे बताना है कि साइड पे तो नहीं चला गया ज्यादा ही। चले बेटा, इधर लिखता हूं मैं साइड पे। ज्यादा बारीक तो नहीं हो गए? चले, साउथ अमेरिका बेटा मैं मैप बनाता हूँ पहले। तो इसका मैप बेटा हमने यहाँ से शुरू करना है, फ्रंट साइड से। ऐसे इधर से शुरू कीजिएगा, ऐसे फ्रंट साइड से शुरू कीजिएगा। थोड़ा सा ऐसे ही से नीचे की तरफ लेके आएंगे। फ्रंट साइड बनाई हमने, उसके बाद से थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ले गया हूँ ऐसे। इधर नहीं आ रहा? चले मैं थोड़ा सा इसे और जो है दूर करता हूँ। अभी नजर आ रहा है नीचे तक? चले बेटा मैं दोबारा से बनाता हूँ यहाँ से। सामने से फ्रंट साइड से बेटा बनाना शुरू करेंगे हम यहाँ से। ये फ्रंट साइड बन गई हमारे पास, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से नीचे की तरफ लेके आना है ऐसे। इधर से आपने ऐसे नीचे की तरफ लेके आना है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे सीधा करेंगे थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ। इसे आप नीचे की तरफ सीधा करेंगे, इसे भी आप ऐसे नीचे की तरफ करेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे गोलाई कर देंगे इसकी इस तरह से कुछ। देखिए नजर नहीं आ रहा नीचे से? ये वाला नजर नहीं आ रहा? कैमरे को सेट कर देता हूँ जी। अभी बताएं, अभी नजर आ रहा है जी? बेटा बताइएगा। चले, कुछ इस तरह से हमारे पास मैप बनेगा साउथ अमेरिका का। चले मैं थोड़ा सा इसे और छोटा कर देता हूँ। हमारे पास देखें, इस तरह से बेटा बना, इस तरह से मैप बनेगा हमारे पास साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का मैप सामने फ्रंट साइड बनाई हमने, नीचे हमने वो सूंड बना दिया है। ये इस तरह से बना ले, और इसे हमने लटका देना है एक हुक के जरिए। हमने क्या करना है? लटका देना है एक हुक के जरिए। जरा इस तरह से क्या करें, एक हुक के साथ लटका दें। इसे क्या करें बेटा? एक हुक के साथ लटका दें। नजर आ रहा है इधर से हुक भी? चले बेटा, ये हमारे पास से मैप है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का मैं इधर हेडिंग भी दे देता हूँ।
साउथ अमेरिका। देखें बेसिक मैप अगर आप देखें उसमें मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका है ऊपर, उसके नीचे साउथ अमेरिका है, फिर यूरोप था और फिर आगे चले थे हम अफ्रीका था, फिर एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से हमारे पास थे। ये मैप बन गया बेटा। जब भी आप कोई मैप बनाते हैं उसकी डायरेक्शन निकालते हैं तो सामने हमेशा बेटा क्या होता है, हमारे नॉर्थ होगा, सामने नॉर्थ होगा, बैक साइड में हमारे क्या होगा, यहाँ पे साउथ होगा। फिर हम ऐसे वही लिखेंगे, जिस साइड पे डब्ल्यू होगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा, जिस साइड पे ई होगा वो आपका ईस्ट हो जाएगा। अब आपको ये समझ आ गई कम से कम कि हमने डायरेक्शन कैसे निकालनी है। अब डायरेक्शन निकाली है तो हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में और वेस्ट में क्या है। ये हमारे पास वेस्टर्न, ये ब्लू वाला जो मार्कर है और दे, ब्लू वाला मार्कर और लेके हैं, सुनता नहीं है आप लोगों को? ये हमारे पास क्या है जी, साउथ अमेरिका है। इसके ईस्ट में क्या है, देखिए ओशन। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कॉन्टिनेंट होता है उसकी डेफिनेशन क्या थी। उसकी डेफिनेशन ये थी कि जमीन का ऐसा बड़ा सा टुकड़ा जिसके क्या हो, दोनों तरफ या बल्कि चारों तरफ पानी हो। अ लार्ज पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड। जमीन का ऐसा बड़ा सा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये अगर कॉन्टिनेंट है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, पानी होगा। तो पानी के बॉडीज जो है, इधर कौन सी बॉडी है पानी की, तो इधर हमारे पास अटलांटिक ओशन है, इधर हमारे पास अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में हमारे पास पैसिफिक ओशन है। यह हमारे पास पैसिफिक ओशन है। ये जरूरी है बनाना, आगे चल के आपको समझ आएगी सारी बात कि मैं ये क्यों बनवा रहा हूं आप लोगों से। मैप्स खुद बनाने हैं आपने, नोट्स आपने अपने खुद के बनाने हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं बेटा, मैं क्या ही सकता हूं मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। तो आपने बनाएंगे, जो लोग नहीं बनाएंगे बेटा वो अपना नुकसान करेंगे, मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बन गया साउथ अमेरिका। इसे हमने लटका दिया, यहां से हमने क्या किया, लटका दिया। लटकाने से आप याद रखेंगे कि जी हमने किससे लटकाया है, हमने पनामा से लटकाया। हमने किससे लटकाया बेटा, पनामा के साथ लटकाया है। जिस तरह से पाकिस्तान में हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लटकाया था पनामा के केस में, तो इसी तरह से हमने यहाँ मैप में क्या करना है, लटका देना है साउथ अमेरिका को, किससे, पनामा के साथ। मतलब यहाँ जो कंट्री लगता है वो पनामा लगता है। कंट्री कौन सा है, यहाँ पनामा लगता है। और आप ये देखें कि हमारे पास ये जो कंट्री लग रहा है पनामा, ये इस तरह पानी की एक सट, इधर भी पानी है ना, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, दोनों तरफ क्या है, पानी है। दरमियान में से एक जमीन की ऐसी पतली सी तंग पट्टी है। दरमियान में हमारे पास क्या है, एक पतली सी तंग पट्टी है जमीन की, जिसके दोनों तरफ पानी है। तो इस तरह की शेप को कहते हैं इस्थमस। इस्थमस पूछता है, पेपर में पूछा है उसने 2-3 दफा डेफिनेशन उसकी इस्थमस की। तो इस्थमस, इस्थमस ऑफ पैनामा कहेंगे इसे हम, क्या कहेंगे, इस्थमस ऑफ पैनामा। इस्थमस की डेफिनेशन लिखिए, पूछता है पेपर में, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड, एक पतली सी तंग पट्टी जमीन की, पतली सी पट्टी है ना, इधर भी पानी है इधर भी पानी है। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड, ये बेसिकली स्ट्रेट के उलट होती है। स्ट्रेट में पानी की तंग पट्टी होती है, दोनों तरफ जमीन होती है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, इस्थमस ऑफ पैनामा, a narrow strip of a land surrounded by water from both sided, जो दोनों तरफ से पानी से सराउंडेड हो, एंड कनेक्टेड टू लैंड मासेस, एक लैंड मास ये है, इसे कनेक्ट कर रही है। एक लैंड मास यहाँ ऊपर है, नॉर्थ अमेरिका जो हमने पढ़ा था, ये उसके साथ कनेक्ट हो रही है। तो इस तरह से आप ये देखें कि हमारे पास क्या है जी, हमारे पास यहाँ बनेगी इस्थमस ऑफ पैनामा, स्ट्रेट के उलट है। देखें, चले मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ बच्चे नए हैं। इस तरह से बेटा हमारे पास कुछ शेप होती है, इस तरह से। ये हमारे पास पानी है सारा, ये हमारे पास क्या है, कुछ आ रहा है बेटा, अपने पास चेक करें, हमारे पास तो ठीक है। अब उधर देखें, आपके पास ठीक है, अपने पास चेक करें बेटा, हमारे पास इश्यू नहीं है। दिखाएं मुझे,
बेटा बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास ब्लर नहीं है। अपने पास चेक करें आप। चलें देखें, ये हमारे पास क्या जी, जमीन है सारी, ये इसमें एक नहीं है, ये हमारे पास क्या है जी, सारी लैंड है। ये हमारे पास क्या है, जमीन है। ये भी हमारे पास लैंड है। ये हमारे पास पानी है, दरमियान में से गुजरा है। ये हमारे पास क्या है, वाटर है। ये भी हमारे पास क्या है, वाटर है। तो यहां से पानी ऐसे गुजर रहा हो, इधर भी जमीन इधर भी जमीन, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्ट्रेट कहेंगे इसे हम। इसके उलट हो जाएगी हमारे पास लैंड। जिस तरह हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, सारी जमीन है, दरमियान में क्या है, जमीन है, लैंड। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी इधर भी पानी, ये दरमियान में जमीन की तंग पट्टी है। तो स्ट्रेट और जो हमारे पास इस्थमस है, दोनों एक दूसरे के उलट हैं। ठीक हो गया, आपको ये समझ आ गया कम से कम स्ट्रेट और इसमें इस्थमस में क्या डिफरेंस है। चलें जी, अब जरा हम अपना जो मेन टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। यहां तक तो हमने मैप बना लिया, तो अब जरा देखेंगे बेटा हमारे पास जो 12 कंट्रीज हैं वो किस तरह से हैं, और उसके बारे में कमीशन क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे। तो बेटा यहां से शुरू करेंगे हम सूंड से। हम कहां से शुरू करेंगे, सूंड से शुरू करेंगे। सूंड में हमने 2 मुल्क बनाने हैं। सूंड में हमने क्या करने हैं, यहाँ पे हमने 2 मुल्क बनाने हैं बेटा। यहीं से बनाइएगा, इस तरह से यहीं से बनाइएगा। एक इस तरह सांप की तरह, जिस तरह चिली होती है हमारे पास, उसकी तरह जो है ना क्या है हमारे पास एक कंट्री बनेगा। ये इस तरह से सांप की शक्ल बनेगी। इसकी कैसी शक्ल बनेगी, जिस तरह सांप होता है। तो इसे हमने बेटा नाम दिया किसका, चिली का। चिली का CHILE, चाइल्ड लिखेंगे इंग्लिश में, उर्दू में इसे हम चिली लिखेंगे, चिली चाइल्ड। तो सूंड में हमने क्या करने हैं, 2 मुल्क बनाने हैं। एक हमारे पास बनेगा सांप की शक्ल का मुल्क, जिसे हमने क्या कहा, चिली कहा, चाइल्ड कहा। उसके बाद बाकी जो बचा हमारे पास, उसकी जो शेप बनेगी बेटा कुछ इस तरह से बनेगी, जिस तरह से मैप में किसी बंदे ने क्या किया हो, उल्टा ए लिखा हुआ हो। जैसे मैप में किसी बंदे ने उल्टा ए लिखा हुआ था, उस तरह की आपको शेप नजर आएगी। तो हमने जो ए से आप याद रखेंगे अर्जेंटीना, ए से अर्जेंटीना बेटा, अर्जेंटीना अर्जेंटीना। तो सूंड में हमने 2 मुल्क बनाए। तो नीचे वाला सूंड था हमारे पास, उसमें 2 मुल्क बने। एक सांप की तरह का मुल्क जिसे हमने चिली कहा, दूसरा हमारे पास उल्टे ए से हमने उसे नाम दिया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, अब अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट कंट्री है, फुटबॉल के हवाले से मशहूर है। मेसी भी यहीं से है। अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता है लास्ट 2022 वाला अर्जेंटीना ने। बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, यहाँ से करंट अफेयर बन रहे होते हैं। पाकिस्तान से फिर ये JF-17 थंडर खरीद रहा है। पिछले दिनों मुआहदा हुआ था इमरान खान की गवर्नमेंट में इनके साथ। तो बड़ा जबरदस्त किस्म के कंट्री है, यहाँ पढ़ेंगे हम 1 बाय 1। तो 2 कंट्री हो गए। उसके बाद हमने जो है ना जी यहाँ पे क्या करना है, 2 मुल्क और बनानी है। जिस तरह हाथी की 2 आंखें होती हैं, उसी तरह से आपने क्या करना है, यहाँ भी 2 आंखें बना लेनी है। एक नीचे की तरफ बनानी है, यहाँ पे एक ऊपर की तरफ बनानी है। जिस तरह हाथी का सूंड की हमने मुशाबियत दी है ना, जिस तरह एक राइट आई लेफ्ट आई मिलते जुलते नाम है, इसी तरह से इन 2 कंट्रीज का नाम भी मिलता जुलता है। एक ऊपर वाले का नाम है पैराग्वाय, PARAGUY, पैराग्वाय, और इसका नाम है योराग्वाय, URAGUY, योराग्वाय, पैराग्वाय योराग्वाय। फुटबॉल के लिए मशहूर है। दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप जो 1930 में हुआ था, वो यही योराग्वाय में हुआ था, और योराग्वाय ही उसका विनर था। ठीक हो गया जी, पैराग्वाय योराग्वाय 2 मुल्क बनाए हमने। एक दफा फिर स्टोरी को सुने। हमने हाथी का फ्रंट साइड बनाया, जिसे लटकाया हमने किसके साथ, पनामा के साथ। नीचे सूंड बनाया, सूंड में हमने 2 मुल्क बनाए। एक सांप की तरह का मुल्क चिली, उल्टे से अर्जेंटीना। फिर हमने हाथी की 2 आंखें बनाई, राइट आई लेफ्ट आई। वैसे ही पैराग्वाय योराग्वाय। अब पैराग्वाय जो है ना बेटा, ये क्या है, देखिए इसे समंदर लगता है यहाँ पैसिफिक, इधर लगता है अटलांटिक, इसे भी लगता है अटलांटिक। मुझे बताएं पैराग्वाय को कोई समंदर लग रहा है? पैराग्वाय को तो कोई समंदर नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ पैराग्वाय हमारे पास क्या है,
लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या है हमारे पास? लैंड लॉक्ड कंट्री है पैराग्वाय। पूरी दुनिया के अंदर 44 लैंड लॉक कंट्री है, जिसमें से 2 हम पढ़ेंगे यहाँ साउथ अमेरिका। ये सवाल बना है कि पूरी दुनिया में जो लैंड लॉक कंट्री है वो कितनी है? 44 ही है, और 44 में से 2 हम यहाँ पढ़ेंगे साउथ अमेरिका में। एक तो हमारे पास ये पैराग्वाय हो गया, एक हमारे पास ये पैराग्वाय हो गया। किसके साथ बना ले? किसके साथ बना ले? इसका नाम हमारे पास है बोलीविया। बोलीविया, बोलीविया भी हमारे पास यहाँ क्या है? बोलीविया कैपिटल आपको पता है लापाज है, जो कि दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है। अभी यहाँ जो है ना, आपको बताया कि आर्मी ने तख्ता पलटने की कोशिश की थी बोलीविया में, जो कि नाकाम बना दी गई लोगों की तरफ से, अवाम की तरफ से, और उनका जो आर्मी चीफ था और बाकी जो लोग थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। ये पिछले महीने का ये इवेंट है। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे पास पैराग्वाय भी लैंड लॉक कंट्री है, समंदर नहीं लगता। लैंड लॉक्ड ऐसे मुल्कों को कहते हैं जिसे समंदर ना लगता हो, जिसकी अपनी कोई नेवी ना हो। समंदर दरिया हो सकती है, समंदर नहीं लगता होगा। कोस्ट लाइन अपनी कोई नहीं होगी, समुद्री हदूद नहीं होगी। तो पैराग्वाय भी लैंड लॉक्ड है, बोलीविया भी हमारे पास लैंड लॉक्ड है। ठीक हो गया। अब इसके साथ यहीं पे एक और मुल्क बनाए, यहीं पे एक और मुल्क बनाए। इस तरह से उसकी शेप है जिस तरह किसी ने मैप में पी बनाया हुआ हो, जिस तरह मैप में किसी ने पी बनाया हुआ हो, तो पी की शेप का मुल्क, इसका नाम है हमारे पास पीरू। क्या नाम है बेटा? हमारे पास पीरू, परू भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसे। पी से याद रखेंगे आप, पीरू बनेगा हमारे पास, पीरू पीरू। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे हम एक मुल्क बनाएंगे इस तरह से, कंट्री है बेटा, याद रखिएगा कि उसे जो है ना दो तरह से उसे आप देखेंगे, उसे लगते हैं 2 एरियाज उसे लगते हैं। इस तरह से एक तो पनामा लगता है उसे, दूसरा इधर से इसका अटलांटिक ओशन का पानी लगता है, इधर से पैसिफिक ओशन का पानी लगता है। और इस मुल्क का नाम हमारे पास क्या है? कोलंबिया। कोलंबिया है बेटा, कोलंबस से। कोलंबस ने ये अमेरिका दरियाफ्त किया था ना, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, कोलंबस ने दरियाफ्त किया था। सवाल भी बनता है, पढ़ेंगे हम इसके बारे में भी। तो कोलंबिया है, कोलंबस से यहाँ पे जो मुल्क बनेगा हमारे पास क्या है? कोलंबिया। दरमियान में जो मुल्क रह गया कोलंबिया और पीरू के दरमियान में, इसका नाम है हमारे पास एक्वाडोर। एक्वाडोर, एक्वाडोर इक्वेटर से याद रखेंगे, यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है, आगे चल के पढ़ेंगे। एक्वाडोर को हम इक्वेटर से याद रखेंगे, ये वो मुल्क है जहां से इक्वेटर गुजरता है, एक्वाडोर। यहां तक हो गया बेटा क्लियर। उसके बाद हमारे पास यहां पे जो मुल्क बनेगा ना मेरा, हमारे पास बनेगा एक इंपॉर्टेंट कंट्री है बेटा, जिसका नाम है हमारे पास वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला आपको पता है हमारे पास जो है ये क्या है जी? वेनेजुएला दुनिया का वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा तेल के जखायर रखता है, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड। वो हमारे पास कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा तेल के जखायर मौजूद हैं। तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अमेरिका है, यूएसए है। तेल का भी, गैस का भी, ये सवाल भी बनते हैं। जबकि रिजर्व की बात करें, जखायर की बात करें, जखायर जो सबसे ज्यादा है वो वेनेजुएला के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी वेनेजुएला एक गरीब मुल्क है। उसकी वजह है वहां की पॉलिटिकल एलिट, उसकी वजह है कि उनके ऊपर अमेरिका की पाबंदियां हैं। ये रशिया के साथ है वेनेजुएला वाली, ये रशिया के कैंप में है। ठीक हो गया, पढ़ेंगे आगे चल के हम। अभी मैं आपको नाम याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं बस। अब देखिए कितने हो गए हमारे पास कंट्री, जरा काउंट करें। चिली हमारे पास नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास अर्जेंटीना, नंबर 3 यूरुग्वे, नंबर 4 पैराग्वाय, नंबर 5 बोलीविया, नंबर 6 पेरू, नंबर 7 एक्वाडोर, नंबर 8 कोलंबिया और नंबर 9 वेनेजुएला। एक दफा फिर रिवाइज करता हूं मैं ताकि आपको नाम याद हो जाए। फ्रंट साइड बनाई हाथी की, नीचे सूंड बना दिया। सूंड में 2 मुल्क, सांप की तरह का, चिली की तरह का, जिस तरह मिर्च होती है वैसे ही शेप है। देखें चिली, कैलेंसिया में चाइल्ड, इंग्लिश में चाइल्ड पढ़ेंगे, उर्दू में चिली। उल्टे से अर्जेंटीना। फिर हमने हाथी की 2 आंखें बनाई, पैराग्वाय, यूरुग्वे। पैराग्वाय लैंड लॉक्ड था। एक और लैंड लॉक्ड बनाया बोलीविया, 2 लैंड लॉक्ड, पूरी दुनिया में 44। फिर पी की शक्ल का मुल्क बनाया पेरू। फिर हमने कोलंबिया बनाया जिसे अटलांटिक का पानी भी लग रहा था, इधर से पैसिफिक का भी लग रहा था, और यहां से वो पनामा को भी टच कर रहा था। फिर कोलंबिया और पेरू के दरमियान में हमारे पास एक्वाडोर, क्योंकि यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा है। फिर हमने कोलंबिया के ईस्टर्न साइड में बनाया वेनेजुएला।
वेनेजुएला अमेरिका के मुखालिफ है, अमेरिका के साथ टक्कर है इसकी, वेनेजुएला की। गरीब मुल्क है, तेल के सबसे ज्यादा ज़खायर मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे बनाना है हमने एक सैंडविच, आगे बनाना है हमने एक सैंडविच बनाना है बेटा। क्या बनाना है हमने आगे? एक सैंडविच बनाना है। सैंडविच इस तरह से बनाइएगा, 1 2 और 3। 3 मतलब आप कह लेंगे मुल्क, मुल्क तो नहीं कहेंगे, वो 3 इलाके ही हैं। जिसमें नंबर 1 है हमारे पास बेटा, देखिए सैंडविच, एस से सैंडविच, एस से सूरीनेम। ये जो मुल्क है दरमियान वाला जो सैंडविच है उसका नाम है हमारे पास सूरीनेम, SURINAME, सूरीनेम, सूरीनेम। और किस किस के दरमियान में सैंडविच है सूरीनेम? गायनिया, GUYNI, ये गायनिया और फ्रेंच गायनिया, गायनिया और फ्रेंच गायनिया के दरमियान में सैंडविच है सूरीनेम। नजर आ रहा है? कोई इशू है? हल्का क्यों है? पंखा स्लो कर दे या बंद कर दे। चलें बेटा, कुछ इस तरह से हमारे पास मैप बनेगा। और ठीक है, नजर तो आ रहा है जैसे। चलें बेटा, इस तरह से हमारे पास बनेगा। हमने एक सैंडविच बनाया, सैंडविच, ऐसे सैंडविच, ऐसे सूरीनेम। किसके दरमियान में सैंडविच है? ग्वाइनिया और फ्रेंच गायनिया के दरमियान। तो कितने मुल्क हो गए? 9 थे, ये 10 हो गए और ये 11 हो गए। फ्रेंच गायनिया को 12 नहीं करना। फ्रेंच गायनिया फ्रांस का कब्जा है, ये कोई अलग से मुल्क नहीं है, ये फ्रांस में काउंट हो जाएगा। फ्रांस आपको पता है यूरोप में है। तो उसके बाद जो जगह ये सारी रह गई, ये वाली जगह इतनी सारी, ये जो जगह रह गई है इतनी सारी, ए बिग पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, बिग पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका जो है ये हमारे पास क्या कराएगी बेटा? ब्राजील। बी से बिग, बी से ब्राजील, बी से बिग और बी से ब्राजील। तो ब्राजील जो है ना आपको पता है दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है। कितना बड़ा है सवाल बनता है? 47% ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का 47% एरिया जो है ब्राजील ने घेरा हुआ है। ये सवाल बना है पेपर, कितने परसेंट एरिया पे फैला हुआ है? तो 47% ऑफ साउथ अमेरिका का एरिया घेरा हुआ ब्राजील ने। ब्राजील जो है सबसे बड़ा मुल्क है साउथ अमेरिका का, और दुनिया का ये 5वां बड़ा है। इसे मैं रेज करके यहाँ कुछ लिखता हूं, देखिए तरतीब बनाए जी। RCUCB, ये तरतीब है दुनिया के 5 बड़े मुल्कों की। दुनिया के जो 5 बड़े मुल्क हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है? RCUCB। आर से रशिया, आर से रशिया, सी से बनेगा हमारे पास ही यहां कनाडा, कनाडा जो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। यू से बनेगा हमारे पास USA, इस सी से बनेगा हमारे पास चाइना, और ये बी से ब्राजील। इस तरह से दुनिया के जो 5 बड़े मुल्क हैं उनकी तरतीब ये बनेगी RCUCB। कुछ बच्चे गूगल करेंगे तो वो कहेंगे सर जी चाइना 3रे नंबर पे और USA 4थे नंबर पे है। तो बेटा ये तरतीब ठीक है, ये तरतीब ठीक है। मैं अगर आपको लिखवा रहा हूं तो किसी वजह से लिखवा रहा हूं। चाइना वाले तो कहेंगे जी हमारा बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज चाइना अपने अंदर शामिल कर लेता है, ताइवान को शामिल करता है। इसी तरह से और बहुत सारे एरियाज हैं। तो लेकिन दुनिया नहीं मानती, दुनिया कहती है चाइना ने इन पे कब्जा किया हुआ है। जिस तरह कश्मीर हमारे पास है कुछ हिस्सा, तो जब भी हम कश्मीर का ऑफिशियल मैप बनाएंगे तो उससे पाकिस्तान में शामिल नहीं करेंगे, उसके एरिया को पाकिस्तान के एरिया में काउंट नहीं करेंगे। बात समझ आ गई आपको? क्योंकि दुनिया नहीं मानती अभी तक वो क्या है? डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसी तरह इंडिया भी नहीं शामिल कर सकता अपने मैप में, उसके एरिया को भी उसके उस मैप में नहीं लेके आ सकता। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है। बात समझ आ गई आपको? इसीलिए रकबे के लिहाज से हमारे पास USA 3रे नंबर पे है, चाइना 4थे पे। बात समझ आ गई आपको? तो ये ब्राजील दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, इसे मैं रेज करता हूं। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हमारे पास क्या है? ब्राजील है। ठीक हो गया? यहां तक समझ आ गई आपको? अब ये कंट्री हमने बनाया, अब कितने हो गए? 12। 11 के बाद ये हमारे पास 12वां। फ्रेंच गायनिया को मुल्क काउंट नहीं करना, इस पे फ्रांस का कब्जा है। ये किसके पास है बेटा?
फ्रांस के बाद पास है, तो फ्रांस को हम यूरोप में काउंट कर चुके हैं। तो ये मैप था, उम्मीद करता हूं कि मैप आपने बना लिया होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि ब्राजील को कौन सा समंदर लगता है, आप बता सकते हैं? या पेरू को कौन सा समंदर लगता है, आप बता सकते हैं? हाँ जी, आपसे मैं पूछूं बोलीविया को कौन सा समंदर लगता है, कौन बताएगा मुझे बोलीविया कौन सा लगता है समंदर? बोलीविया कौन से जो है ना जी समंदर की उस पे है, कोस्ट लाइन किधर है बोलीविया की? बोलीविया की है ही नहीं, पैराग्वाय की है ही नहीं, क्या है वो? लैंड लॉक्ड है। गुड हो गया, मतलब आप जाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जाग रहे हैं। चलें हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बेटा ये तो हमने से कंट्रीज याद की है ना, अभी हमने कंट्रीज को याद किया। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और चीजें हैं कंट्रीज के हवाले से, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम माउंटेन रेंज को देखते हैं। सबसे पहले हम माउंटेन रेंज को देखते हैं। बेटा यहाँ से वेनेजुएला से एक पहाड़ी सिलसिला शुरू करें इस तरह से। कहां से? यहां से शुरू करें बेटा, वेनेजुएला से पहाड़ी सिलसिला बनाना शुरू करें, इसे नीचे की तरफ ले यहां से घुमाते हुए ले जाएं इसे नीचे की तरफ और यहां तक ले जाएं। पहाड़ी सिलसिला बनाने हैं सबसे पहले हम, जो शुरू हुआ कहां से? वेनेजुएला से। यहाँ से वेनेजुएला से शुरू होगा और ये चला जाएगा इस बॉर्डर के साथ 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 यहाँ से होता हुआ कहां तक जाएगा बेटा? ये या दोनों के बॉर्डर तक, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर तक चला जाएगा। इतना बड़ा पहाड़ी सिलसिला जो है, इसे क्या क्या नाम है हमारे पास? एंडीज माउंटेन रेंज। ये दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी सिलसिला है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला बेटा कौन सा है? एंडीज माउंटेन रेंज है। कहां से कहां पे है? ये साउथ अमेरिका में है। वेनेजुएला से शुरू होकर यहाँ नीचे तक चला जाएगा। फिर इसकी लेंथ पूछता है, कितनी लेंथ है इसकी? 7000 किलोमीटर है। ये फिगर कमीशन में आया है, मैं कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेके चल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखवा रहा होता बेटा। तो कमीशन के एग्जाम में ये पूछा गया 7000 किलोमीटर। गूगल पे बहुत सारे जो है ना जी आप देखेंगे कि लिंक पे बहुत डिफरेंट होंगे, तो आप जब भी गूगल किया करें 5-7 लिंक को इकट्ठे चेक किया करें, काउंटर चेक किया करें। अच्छा इसने ये लिखा है, अच्छा इसने ये क्यों लिखा है, अच्छा इसने ये इतना क्यों लिखा है, तब आप सही जो हकायक है वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर एक ही लिंक के ऊपर आप इक्तफा कर लेंगे, कहेंगे बस यही ठीक है, फिर आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो एंडीज माउंटेन रेंज है बेटा हमारे पास क्या है जी, उसकी लेंथ कितनी है? 7000 किलोमीटर, जो कि दुनिया की सबसे लंबी क्या है जी? माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज क्या होता है? देखिए एक पहाड़ था हमारे पास, फिर एक और बन गया, एक और बन गया, एक और बन, इसके साथ इस तरह मिलते चले गए। जिस तरह शाप के साथ एक और शाप, एक और शाप, एक और शाप, क्या बन गई? मार्केट बन गई। तो इसी तरह से हमारे पास माउंटेन रेंज कैसे बनती है? एक पहाड़ के साथ दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़, इस तरह से मिलते जाएंगे तो माउंटेन रेंज बन जाएगी। ठीक हो गया। तो एंडीज माउंटेन रेंज के हवाले से क्लियर हो गया आपको। अब इसका कोई ना कोई हाईएस्ट पॉइंट भी तो होगा ना, एंडीज माउंटेन रेंज का कोई ना कोई हाईएस्ट पॉइंट भी तो होगा। तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है बेटा उसका नाम माउंट अकनकागुआ। माउंट अकनकागुआ, माउंट अकनकागुआ अर्जेंटीना में बना रहे हैं, अर्जेंटीना में बना ले बेटा। माउंट अकनकागुआ क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है किसका? एंडीज का। माउंट अकनकागुआ जो है बेटा क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है किसका? हमारे पास एंडीज रेंज का। इसकी हाइट भी पूछ सकता है आपको, 6700 मीटर इसकी हाइट है। इसकी हाइट है बेटा 6700 मीटर इसकी हाइट है। इसके बारे में इस तरह से भी सवाल पूछेगा कि हाईएस्ट पॉइंट इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट अकनकागुआ। देखिए वेस्टर्न हेमिस्फीयर कैसे था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर के बारे में बताया था। आज चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए ये अगर हमारे पास दुनिया है पूरी, क्या है? दुनिया है। ये हमारे पास क्या है? दुनिया है। इस बल्कि मैंने जो आपको वो लेक्चर दिया था ना, ये वाला, कौन से वाला बोला? लॉन्गिट्यूड वाला, उसमें बताया था कि हमारे पास ऊपर से नीचे क्या लॉन्गिट्यूड है। तो जीएमटी लाइन जो थी उसने तकसीम कर दिया था पूरी दुनिया को। ईस्टर्न हेमिस्फीयर था ये, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर था, दो हिस्सों। तो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसका हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? ये वाला है, माउंट अकनकागुआ है। माउंट अकनकागुआ जो है क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हाईएस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हाईएस्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो माउंट अकनकागुआ है। एंडीज रेंज क्लियर हो गई आपको?
तकरीबन ये कोई 10-11 मुल्कों में से गुजर रही है। अब देखें तकरीबन सारे ही, 1-2 मुल्क को छोड़ के तकरीबन सारे ही मुल्कों में से ये गुजर रही है। हमारे पास एंडीज माउंटेन रेंज, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एंडीज माउंटेन रेंज जब यहाँ गुजरती है बोलीविया में से, तो बोलीविया कैपिटल हमारे पास लापास। लापास, तो लापास जो है बेटा ये हमारे पास दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है। हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, लापाज कैपिटल है किस, बोलीविया के 1 से ज्यादा कैपिटल हैं, लेकिन लापाज के बारे में वो अक्सर पूछता है। तो लापाज क्या है, इस दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है। दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, लापाज है। लापाज दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है। बेटा इसकी हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है, करना चाहे तो आप कर लें। इसकी तकरीबन हाइट बनेगी 38 और 80 मीटर कर लें, चाहे राउंड अबाउट करके कर लें। 38-80 मीटर बनेगी राउंड अबाउट करके। 69 है वैसे, 3869 है वैसे, आप इसे राउंड अबाउट करके इतनी कर लें ताकि आपको याद रह जाए। तो ये क्या है हमारे पास, दुनिया के हाईएस्ट कैपिटल की क्या है हमारे पास हाइट है। ये कहाँ है, ये बोलीविया में। कौन सी रेंज में अगर आपसे पूछा जाए लापास, तो हमारे पास कौन सी रेंज है बेटा, एंडीज माउंटेन रेंज है। जब यही माउंटेन रेंज यहाँ से गुजरती है पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे, तो यहाँ हमारे पास एक लेक बनती है। एक हमारे पास यहाँ क्या बनेगी बेटा, लेक बनेगी, जो कि दुनिया की हाईएस्ट लेक है। इसका नाम क्या है हमारे पास, टिटिकाका। टिटिकाका भी पढ़ते हैं इसे कुछ लोग। तो लेक टिटिकाका जो है ये एंडीज माउंटेन रेंज में है और पेरू के और बोलीविया के बॉर्डर पे है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ना दुनिया की हाईएस्ट लेक है। हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। लेक क्या होती है, लेक के बारे में मैंने आपको बताया कि पानी की ऐसी शेप होती है, बॉडी होती है, जो इसके चारों तरफ क्या होगी, खुश्की होगी, वो हमारे पास से लेक होगी। तो हाईएस्ट लेक जो दुनिया की है उसका क्या नाम है, लेक टिटिकाका है। और उसकी हाइट कितनी है, 3810 मीटर। इसकी हाइट भी पूछी गई है, 3810 मीटर हाइट है लेक टिटिका की। लेक टिटिका की हाइट कितनी है बेटा, हमारे पास 3810 मीटर है, याद रखिएगा। जो कि हाईएस्ट लेक है। कौन सी रेंज में अगर आपसे पूछा जाए तो रेंज एंडीज ही बनती है। कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो साउथ अमेरिका में पढ़ रहे हैं हम, ये सारा कुछ ये हम साउथ अमेरिका में पढ़ रहे हैं बेटा, साउथ अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, इसे मैं रेस करता हूं। उसके बाद जब हम इसी रेंज में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है आगे चल के, यहाँ पे वेनेजुएला में हमारे पास बनेगी फॉल है, जिसका नाम है हमारे पास एंजल फॉल, ANGEL, एंजल फॉल, जो कि दुनिया की हाईएस्ट फॉल है। एंजल फॉल जो है हमारे पास बेटा दुनिया की हाईएस्ट फॉल है। इसकी हाइट पूछता है 979 मीटर इसकी हाइट। एंजल फॉल जो है, फॉल क्या होती है, आबशार को कहते हैं। जब ऊपर से पानी गिर रहा हो पहाड़ से नीचे, तो वो क्या आपकी आबशार है। आप अपने घर में भी आबशार बना सकते हैं। आपकी जो पानी की टंकी ऊपर रखी होती है, जब आप मोटर चला के भूल जाती है तो क्या होता है, पानी नीचे गिरना शुरू कर देता है। अब वो पानी नीचे गिर रहा है, आप सुकून से, आपकी वो आबशार है, आप नहा सकते हैं, उसके नीचे खड़े हो गए। तो इस तरह से जो है ना आपकी आबशार क्या होती है, बेसिकली पहाड़ों से पानी नीचे गिर रहा होता है। इसकी हाइट पूछता है हमारे पास 979 मीटर इसकी हाइट है। किसकी, एंजल फॉल की, याद रखिएगा। पूछ लेते कहाँ है, कौन से कंट्री में है, वेनेजुएला में है। कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका में पढ़ रहे हैं हम ये सारा कुछ। कौन सी माउंटेन रेंज में है, पहाड़ में है ना, तो पहाड़ कौन सा है, एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज माउंटेन रेंज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम जरा यहाँ पे दरिया देख लेते हैं, एक दो इसे मैं रेस करता हूं। हम यहाँ एक दो रिवर्स देख लेते हैं। तो रिवर्स में देखिए हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा दरिया यहीं पे हमारे पास, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर जो है उसका नाम है अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर मैंने बड़ा कहा है, लार्जेस्ट कहा है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं कहा बेटा। लार्जेस्ट मतलब साइज में बड़ा।
वॉल्यूम में बड़ा, लॉन्गेस्ट नहीं का, लॉन्गेस्ट तो हमारे पास दरिया नील है ना, सबसे जो लंबा है वो दरिया नील है, इसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर। ये दरिया नील है जो कि अफ्रीका में पड़ेंगे, सबसे लंबा दरिया। तो ये जो अमेज़न रिवर है ये लार्जेस्ट है वॉल्यूम में, साइज में, इसकी लेंथ है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर से तो कम है ना, मतलब ये पहला सबसे लंबा या दूसरा लंबा। अगर लंबाई की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट की बात करेंगे, सबसे लंबा, सेकेंड लॉन्गेस्ट। लेकिन अगर वॉल्यूम और साइज की बात करेंगे फिर हम टर्म यूज करते हैं लार्जेस्ट की। ओवरऑल ये सबसे बड़ा है वॉल्यूम के हिसाब से, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट रिवर कहेंगे इसे हम दुनिया का। तो ये हमारे पास यहीं पे है, ब्राजील में से गुजरता है, ऐसे इसकी शाखें आती है मुख्तलिफ ऐसे, और ये मिल जाती हैं और उसके बाद ये इकट्ठा हो जाता है और ब्राजील में से बहता हुआ जाता है। कहां से जाएगा? ब्राजील में से बहता हुआ जाएगा। कहां से बहता हुआ जाएगा? और ये गिरेगा जाके अटलांटिक ओशन। इसका नाम क्या है हमारे पास? अमेज़न रिवर है। इसका नाम क्या है हमारे पास? अमेज़न रिवर है। तो अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे, अब इसके दो तीन सवाल बने कि सवाल की वो स्टेटमेंट को चेंज करता है। वो कहेगा जी बताएं अमेज़न रिवर कहां पे गिरता है, फॉल या माउथ किधर है? तो यहां हमारे पास कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। उसने ऑप्शन दिया अटलांटिक का, पैसिफिक का, इंडियन का, इस तरह से। अब जिसने मैप में बनाया उसे पता है यार इधर तो अटलांटिक ही लगता है, ब्राजील में से गुजरा है ना, ब्राजील को तो लगता है अटलांटिक है, और कोई समंदर लगता ही नहीं है। तो फिर आप तुक्का भी लगाएंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मोस्टली फ्लो फ्रॉम विच कंट्री पूछता है, ज्यादातर कौन से मुल्क में से बहता है? कौन सा मुल्क है ज्यादातर? ब्राजील में से बह रहा है। कहां से आ रहा है ज्यादा इसका पानी? एंडीज माउंटेन रेंज से आ रहा है। फिर इसके साथ साथ देखें, दरियाओं के साथ साथ क्या होता है? जंगल होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है? जंगल बन जाता है। इसके साथ साथ जो जंगल बनेगा उसका नाम है अमेज़न फॉरेस्ट, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। अमेज़न फॉरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। ये भी सवाल बना है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है वो अमेज़न फॉरेस्ट है, जो अमेज़न रिवर के दोनों तरफ मौजूद है। ठीक हो गया बेटा, अमेज़न रिवर क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक मुझे बता दें कुछ चीजें क्लियर हो गई। अब हम जरा इन कंट्रीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनके कैपिटल, इनकी करेंसीज, और इसके तरह से और जो सवाल बन सकते हैं हम सारे बेटा वन बाय वन करेंगे। मुझे यहाँ तक बता दें, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं व्यू सही नजर नहीं आ रहा, वीडियो रुक रुक के चल रही है। बेटा क्या ये इशू सबके पास है? जी बेटा बताएं। नो सर, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि नहीं है सर। बेटा मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि नहीं है इशू, इसका मतलब आप अपनी तरफ नेटवर्क चेक करें। अच्छा, ये सना है, ये पूछ रहे हैं फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर। अब मैं आपको बेटा क्या कहूँ ये बताएं। अब आपने सवाल पूछा कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये मैंने क्या लिखवाया हुआ इधर? इधर मैंने क्या बताया है? आप किधर थे? क्लास में नहीं थे? भाई मैं जो चीज पहले क्लियर कर गया हूं, बता गया हूं, फिर उसका दोबारा से पूछना बनता है। चले, तो यहां तक बेटा हमने कर लिया है। नेटवर्क का बेटा आपकी तरफ इशू हो सकता है, हमारी तरफ नहीं है बेटा, मैंने चेक किया है अगेन, तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। किसी के पास इशू है तो वहां से कर लीजिएगा। चले इसे मैं रेस करता हूँ, हम आगे चलते हैं। अब जरा हम इन कंट्रीज को वन बाय वन डिस्कस भी करते जाते हैं, और इसमें आप जो है ना कैपिटल और करेंसी भी करते जाते हैं। चले पहले करेंसी अलग से कर लेते हैं, फिर हम कैपिटल करेंगे साथ साथ। करेंसी देखें बेटा, पहले करेंसी हम देख लेते हैं। देखें, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, चिली से। चिली सबसे पहले नीचे वाला, इधर से अर्जेंटीना, इधर से यूरुग्वे। लिखे जरा, चाइल्ड मतलब आखिरी वाले तीन, चाइल्ड प्लस अर्जेंटीना प्लस ये यूरुग्वे। मतलब नीचे वाले तीन, एक सबसे ऊपर वाला कोलंबिया। इन चार मुल्कों की जो करेंसी है बेटा वो क्या है हमारे पास? पीसो है, पीसो। पीसो करेंसी है बेटा इसकी, PESU, पीसो।
पीसो इज करेंसी ऑफ सबसे नीचे वाले तीन, ये हमारे पास चिली, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, एक ऊपर वाला कोलंबिया। इनकी करेंसी हमारे पास पीसो है, ज्यादातर इन्हीं की करेंसी पूछी जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये तीन हो गए। उसके बाद है हमारे पास बेटा ये पीरू। पैरों में आप क्या पहनते हैं बेटा? सोल पहनती हैं। पैरों में आप क्या पहनते हैं? सोल पहनती है ना। तो पीरू की करेंसी क्या है? हमारे पास सोल है। पैरों में, पैरों, पीरू को आप पैरों कर लें, पैरों में आप क्या पहनते हैं? सोल पहनती है। तो पीरू की करेंसी हमारे पास क्या है बेटा? सोल है। ये इंपॉर्टेंट है करेंसी जो करने वाली है। उसके बाद ब्राजील को कर लें। ब्राजील की करेंसी क्या है हमारे पास बेटा? रियाल। रियाल, REAL, रियल पढ़ लें इसे या रियाल पढ़ लें। तो ये जो 6 मुल्क हैं इनकी करेंसी याद करने वाली है, जिनके बारे में पूछ लेता है कमीशन, जिनके बारे में कमीशन पूछ लेता है। ये 6 मुल्क ही हैं जिनकी करनी है। वैसे मैं आपको बाकी सारे लिखवा देता हूं, लेकिन करने वाली जो है इन्हीं 6 के बारे में अक्सर वो पूछ रहा होता है। यहाँ साउथ अमेरिका ये आपने जरूर करनी है, बाकी भी करना चाहे तो कर सकते हैं आप। चले अब जरा हम देख लेते हैं वेनेजुएला की करेंसी लो है। मैंने आपको बताया कि अगर वहां पे अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई, अगर वहां पे बंदा बिस्किट लेने भी जाएगा तो इतनी सारी पैसे लेके जाएगा बोरी में भर के, तो करेंसी लो है उनकी। दूसरा, पॉलिटिकल एलीट वहां बैठी हुई है करप्ट, जिस तरह हमारे पास है, आपको पता है। इसीलिए वेनेजुएला के फाइनेंशियली सूरत बहुत कमजोर है। तो जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है मार्केट में तो फिर क्या लगती है? उसकी बोली लगती है। तो बोलीविया की और वेनेजुएला की करेंसी सेम है, बोलीवार। बोलीवार, बोलीविया, बोलीविया इसे भी बोलीवार, और वेनेजुएला इसकी करेंसी हमारे पास क्या है? बोलीवार। बोलीवार इतनी लो करेंसी है कि बोली लगती है, बोलीवार या फिर बोलीवरेनो। उसके बाद बाकी जो मुल्क बचे उनकी करेंसी हमारे पास डॉलर है। इक्वाडोर की भी डॉलर है, गायनिया की भी डॉलर है, और सूरीनेम की भी डॉलर है। जो हमारे पास पैराग्वे बचा, इसकी करेंसी हमारे पास गुआरानी। गुआरानी, GUARANI, रानी, गुआरानी करेंसी ऑफ पैराग्वे। मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये 6 मुल्क है जिनकी करेंसी पूछता है। 4, ये 3 से नीचे वाले, एक ऊपर वाला 4 कोलंबिया के साथ मिला के पीसो। उसके बाद पीरू की सोल है, और ब्राजील की हमारे पास रियाल है। ये आपने जरूर करनी है। उसके बाद अगर आप इन कंट्रीज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो उनके कैपिटल भी करते जाएंगे। इसी में रिस्क, जो मैं आपको कह रहा हूं करनी है तो वो करनी है, जो मैं आपको कह रहा हूं छोड़ सकते हैं तो वो आप छोड़ सकते हैं। कर लेंगे तो अच्छी बात है, कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो इतना बड़ा मसला नहीं है। चलो यहां से शुरू करते हैं मैडम हम चिली से। तो चिली का बेटा हमारे पास जो सवाल बन सकता है, तो हमारे पास यहां बनेगा कि चिली का जो कैपिटल है उसके बारे में, सेंटियागो। सेंटियागो बेटा कैपिटल है चिली का। कैपिटल क्या है हमारे पास? सेंटियागो इज कैपिटल ऑफ चिली। चिली का कैपिटल बेटा क्या है हमारे पास? सेंटियागो है। फिर यहीं पे ना चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे एक डेजर्ट भी मौजूद है, एक हमारे पास यहाँ डेजर्ट भी मौजूद है जिसका नाम है हमारे पास अटाकामा डेजर्ट। ATACAMA, अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट के बारे में अक्सर पूछता है, किधर आइए? साउथ अमेरिका में। कॉन्टिनेंट का पूछा है उसने अभी तक, लेकिन कंट्री का भी आपसे पूछ सकते हैं, आप कर लें। अटाकामा डेजर्ट जो है ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, ज्यादातर रिसर्च का चिली में है। अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेजर्ट्स में आपको पता है क्या होता है? सहरा में सांप होती है। तो सांप की शक्ल की हमने बनाई थी यहाँ पे चिली में, मैंने कहा था सांप की तरह की शेप है। तो ये दुनिया का सबसे जो बड़ा सांप है ना बेटा, उसका नाम है हमारे पास एनाकोंडा। एनाकोंडा, ग्रीन एनाकोंडा जो है दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, वो हमारे पास यहीं पाया, साउथ अमेरिका में पाया जाएगा। साउथ अमेरिका का कहेगा वो। एनाकोंडा जो है हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। कहाँ बनाया हमने? साउथ अमेरिका में बनाया। इस तरह से आप याद रख लें। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अर्जेंटीना को जरा थोड़ा सा देखते हैं। ये जो जिस मुल्क की जितनी इंपॉर्टेंस है,
जिस लेवल तक कमीशन उसके बारे में पूछ सकता है उस लेवल तक हम क्या करेंगे, चीजों को तैयार करेंगे। जिसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं उसके बारे में हम क्यों टाइम से करें, इसे मैनेज कर। तो यहाँ पे हमारे पास अर्जेंटीना आ गया एक मुल्क, बेटा हमारे पास क्या आ गया, अर्जेंटीना आ गया। इसे थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना के बारे में जरा देखें। एक तो बेटा अर्जेंटीना का हमारे पास जो कैपिटल है वो पूछेगा आपसे। इसका कैपिटल हमारे पास ब्यूनस एरिस, ब्यूनस एरिस, ARIS, एरिस। ए से अर्जेंटीना, ए से एरिस, मैंने तो ऐसे याद किया था, ए से अर्जेंटीना, ए से एरिस, बाद में फिर ब्यूनस भी लगा दिया था। ब्यूनस एरिस जो है बेटा क्या है, कैपिटल है किसका, अर्जेंटीना। करना है ये आपने करना है। एक तो इनका मामला चल रहा है, यहाँ पे एक आइलैंड है, जजीरा है, यहाँ पे हमारे पास अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड है, जजीरा है, जिसके बारे में सवाल बन रहा है। उसका नाम है हमारा फॉकलैंड, फॉल्कलैंड या फॉकलैंड, FALKLAND, फॉल्कलैंड आइलैंड है। कहाँ पे, अटलांटिक ओशन। यहाँ फॉकलैंड वार हुई थी। यहाँ क्या हुई थी बेटा, फॉकलैंड वार हुई थी। लिखें जरा, वार हुई थी, जिसके बारे में सवाल बनता है 1982 में। ये पूछा जाएगा जंग कब हुई, 1982 में। किस किस के दरमियान में हुई, एक तरफ यूके था, एक तरफ अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना कहता है ये मेरा है, ये अर्जेंटीना है ना सामने, और यूके बर्तानिया कहता है ये मेरा है। तो इसी बात को लेके दोनों की जंग हुई 1982 में जंग हुई दोनों की। जो अर्जेंटीना था वो जंग तकरीबन हार गया था और यूके जो था जंग जीत गया था। और उसके बाद मुआहदा ये हुआ कि 5 साल इसे गवर्न करेगा यूके और 5 साल करेगा अर्जेंटीना। इस बेस पे अब इनके मामला चल रहे हैं। ठीक हो गया, फॉकलैंड वार क्लियर हो गई आपको। अब जरा देखें, अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि पाकिस्तान से ये JF-17 थंडर खरीदने अर्जेंटीना वाले। क्यों खरीद रहे हैं पाकिस्तान से भाई, बाकी मुल्कों से, अमेरिका से क्यों नहीं ले रहे, फ्रांस से क्यों नहीं ले रहे, रशिया से क्यों नहीं ले रहे, बर्तानिया से क्यों नहीं ले रहे, इंडिया से क्यों नहीं ले रहे, हमसे क्यों ले रहे? उसकी वजह यह है कि अर्जेंटीना पर भी पाबंदियां लगी हुई हैं। क्योंकि अगर ये जिससे भी असलाह लेगा वो कहाँ इस्तेमाल करेगा, फॉकलैंड में। किसके खिलाफ, बर्तानिया के खिलाफ। तो बर्तानिया, अमेरिका, फ्रांस, तो ऑस्ट्रेलिया एक ही कुछ है सारे। आजकल इंडिया भी उनके साथ चला गया है। तो ये सारा क्या जी, एक ही कैबिनेट है सारी। तो वो क्यों इसे बेचेंगे असला, ना खुद बेचेंगे ना किसी को बेचने देंगे वो। क्यों, क्योंकि इनके खिलाफ तो इस्तेमाल होगा, बर्तानिया के खिलाफ ये सारा करेगा इस्तेमाल। तो इनकी एयरफोर्स जो थी वो डेड हो रही थी। तो इसने राब्ता किया पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो है ना जी एक बंदा बैठा हुआ था उस वक्त, आजकल आपको पता है वो जेल में है। तो उसने कहा जी हाँ ठीक है हम बेचते हैं, आ जाओ ले लो हमसे। तो मुआहदा हुआ 12 JF-17 थंडर जो थे वो खरीदने का। उन्होंने MOU साइन किया, वो हमारे से पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीदने जा रहे थे। MOU हो गया, बातचीत चल पड़ी, लेकिन आपको पता है फिर क्या हुआ है। फिर जिन्हें वो पसंद नहीं था कि इन्हें मसला बेचें, उन्होंने उसे ही घर भेज दिया है, वो जो बेच रहा था। तो आजकल वो मौसूफ घर में है, जेल में है, और उसके बाद जो है ना डील का पता नहीं है क्या बना है उसके बाद। तो इस तरह से बेटा देखें, सवाल ये बना पेपर में जो आया कि जी कौन सा मुल्क है रिसेंटली जो पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीदने जा रहा है। ये पेपर में सवाल आया है। तो अर्जेंटीना खरीदने जाए, कोई बेच नहीं रहा था और हमसे कोई चले। इस तरह से जो है ना जी क्या होगा जी, ये मामला यहां से चलेंगे। अब फॉकलैंड वार का आपको आइडिया हो गया, क्लियर हो गया, और ये मामला भी ठीक हो गए। अब जरा थोड़ा सा और हम अर्जेंटीना के बारे में पढ़ते हैं, इसे मैं रेज कर रहा हूं। असला जो है ना बेटा, असला इसे बेच के मुल्क के जो है ना इतने सारे मसले हल हो सकते हैं। देखें इस वक्त जो अमेरिका, खैर अब तो वो आगे निकल गया है, एक टाइम था अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी थी वो असला बेचने के ऊपर थी। वो असला बनाता था, बेचता था, उससे उसका मुल्क खुशहाल था।
अगर हम यही JF-17 थंडर की प्रोडक्शन बढ़ा के इसका स्टैंडर्ड मजीद इंप्रूव करके, पहले बहुत अच्छा है, इसे मजीद इंप्रूव किया जा सकता है और इसे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ले जाके इसे हम बेच सकते हैं बाहर, और इसी से हमारी इकोनॉमी खड़ी हो सकती है। लेकिन आपको पता है कि हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। खैर, जिस तरह से जो है ना जी, आप ये देखें मामला चाहिए। अब यहाँ अर्जेंटीना के हवाले से एक दो सवाल और बनेंगे। यहाँ एक पर्सनैलिटी है बड़े, इसका नाम है हमारे पास मारियो बर्गिग्लो। मारियो बर्गिग्लो ये क्या है? करंट पोप फ्रांसिस से हैं। मारियो बर्गिग्लो कौन है बेटा? ये करंट पोप फ्रांसिस, इनका ताल्लुक भी कहां से? अर्जेंटीना से। मारियो बर्गिग्लो ये 266वें पोप हैं। अब बोले जो क्रिश्चियंस है ना, क्रिश्चियंस, उनके तीन बड़े फिरके हैं। एक उनका है हमारे पास कैथोलिक, चर्च की हुकूमत, जो कहते हैं चर्च सब कुछ ही है, चर्च की इजारादारी जो हुआ करती थी किसी दौर में। कैथोलिक्स जो चर्च को मानते हैं, जो पोप्स को मानते हैं, इनका जो सबसे बड़ा कैथोलिक का पोप है वो कौन है जी? हमारे पास जो मारियो बर्गिग्लो उसका नाम है, वैसे पोप फ्रांसिस कहते हैं उसे। मजहबी पेशवा, जिस तरह हमारे कभी खिलाफत हुआ करती थी, खलीफा जो होता था वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मजहबी पेशवा हुआ करता था, इसी तरह से इनका पूरी दुनिया में जितने भी कैथोलिक्स हैं उनका मजहबी पेशवा जो सबसे बड़ा होगा वो पोप फ्रांसिस होगा। उसका ताल्लुक इसका नाम क्या है इस वक्त? मारियो बर्गिग्लो है। इसका ताल्लुक कहां से? अर्जेंटीना से है। इसके बारे में सवाल बनाए, हु इज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन पोप फ्रांसिस? ये पहला नॉन यूरोपियन है, इससे पहले सारे यूरोप से थे, इससे पहले सारे यूरोप से थे, तो ये पहला देखिए नॉन यूरोप हो गया ना, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना मतलब नॉन यूरोप, यूरोप के अलावा है, तो पहला नॉन यूरोपियन है ये पोप फ्रांसिस। इसका नाम क्या है? मारियो बर्गिग्लो है। उसका ताल्लुक भी कहां से? अर्जेंटीना से। एक इनका कैथोलिक्स फिरका है, मैं बता रहा था आपको, दूसरा इनका ऑर्थोडॉक्स है, तीसरा इनका प्रोटेस्टियंस का है, और भी है छोटे मोटे, यही तीन बड़े हैं। तो सबसे ज्यादा जो आबादी है वो कैथोलिक्स की है, चर्च के जो मानने वाले हैं उनकी है। ठीक हो गया, जिसे मैं रेज करता हूं, आगे चलते। मारियो बर्गिग्लो क्लियर हो गया, कहां से ताल्लुक है इसका? अर्जेंटीना से है। ये कौन है जी? पोप है करंट। ये कहां बैठता है? वेटिकन में बैठता है। वेटिकन आपको पता है, वेटिकन सिटी यूरोप में पढ़ेंगे हम, रोम में, वहां पे ये बैठता है। उसके अलावा यहाँ एक और शख्स है जिसका नाम है बेटा हमारे पास आर्नेस्टो, मिस्टर आर्नेस्टो ची गवेरा, मिस्टर आर्नेस्टो चे गवेरा, इस तरह से पढ़ लें आप। ये जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी, एक जबरदस्त फ्रीडम फाइटर आप इसे हम कह सकते हैं। तो इसका ताल्लुक भी अर्जेंटीना से था। ये 1928 में पैदा हुआ था, 1928 की बेटा इसकी डेट है। ये अर्जेंटीना में पैदा हुआ था, और ये पूछता है बाय प्रोफेशन क्या था? ये फिजिशियन था। ये बाय प्रोफेशन क्या था बेटा? फिजिशियन था, डॉक्टर था। फिजिशियन लिखने या डॉक्टर लिखने? तो ये बाय प्रोफेशन क्या था बेटा? फिजिशियन था, डॉक्टर था। और उसके बाद ये देखिए कि इसने देखा या लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, इनका जो सरमाया है, इनका जो पैसा है, उसके ऊपर एक तबका है वो सांप बन के बैठा है, इन्हें लूट रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? सरमायादार तबका, कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट जो है वो लूट रहे हैं आवाम को, उनके हकूक को सलब किए हुए हैं। तो ये क्या करता है? उनके खिलाफ अवाम के हकूक की जंग लड़ता है। किसके खिलाफ? कैपिटलिस्ट के खिलाफ। सरमायादाराना निजाम जो था उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। कैपिटलिज्म के ये खिलाफ था। कैपिटलिज्म का निजाम, देखिए दो तरह के निजाम थे दुनिया में, एक कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म का, या जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं, जिसे हम कम्युनिज्म भी कह देते हैं बेटा। हमारे पास जो है ना दो तरह के निजाम हैं। इसमें आप ये देखें कि जो हमारे पास कैपिटलिज्म है, इसे इस तरह से आप देखें कि इस तरह का निजाम जिसमें हर बंदे को आजादी हो, जितना चाहे वो कमा सकता है, गवर्नमेंट उसे कुछ नहीं कहेगी। कोई बंदा कमा रहा है वो खुद ही उसका रिस्पॉन्सिबल है, वो किसी गरीब को दे ना दे। गरीब अगर नहीं कमा रहा है वो भूखा मरे, रियासत को उससे कोई गर्ज नहीं है। आपको मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक कमा रहा है, रियासत को कोई गर्ज नहीं है उससे। एक नहीं कमा रहा है,
उससे भी रियासत को कोई गर्ज नहीं है। मतलब इस तरह का निज़ाम, अगर निज़ाम की मैं बात करूं, कम्युनिज्म उसके मुखालिफ में था। कम्युनिज्म का निज़ाम या सोशलिज्म का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसे, उसमें आप ये कह सकते हैं कि हर बंदा कमाएगा, जो जितना चाहे कमा सकता है, लेकिन जो लोग नहीं कमा सकते, जो गरीब हैं, जो नादार हैं, एक तबका ऐसा भी होता है, हर मुल्क में होता है, जो कमाने के काबिल नहीं है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी रियासत उसे दे नहीं पा रही है, तो कम से कम रियासत उसकी जो बुनियादी हकूक है, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड है, वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो पूरी करेगी। देखने में बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर लगता है, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। तो इस तरह का निज़ाम जिसके अंदर रियासत अपने सारे शहरियों को क्या करेगी, ख्याल रखेगी, जो लोग नहीं कमा सकते उनका भी जिम्मेदारी रियासत पे होगी। ठीक हो गया। अब ये जो निज़ाम थे, इसमें अब कैपिटलिज्म कामयाब हुआ आखिर पे जाके। कम्युनिज्म जो रशिया जिसे लेके चला, रशिया टूट गया था, वो निज़ाम भी फ्लॉप हो गया। निज़ाम फ्लॉप होने के और बहुत सारे रीजन हैं। एक तो इसमें कम्युनिज्म में या सोशलिज्म में जो है ना, क्या होता है, इन्वेंशन खत्म हो जाती है। यार जब मुझे पता है कि रियासत कम से कम मुझे जो मेरी बेसिक नीड है वो पूरी करेगी, मुझे देगी, तो मैं क्यों काम करूंगा? इन्वेंशन होंगी नहीं। जब मुझे पता है कि यार मैं जो भी काम करूंगा उसका बेनिफिट सारा मुझे मिलेगा, मुझसे छीन के रियासत लोगों में, गरीब लोगों में नहीं बांट देगी, तो मैं काम करूंगा, इन्वेंशन भी होंगी। तो अमेरिका इसलिए आगे निकल गया कि वहां इन्वेंशन हुई, उन्होंने लीड करना शुरू कर दिया दुनिया को, नई नई चीजें आ गई। रशिया इसलिए पीछे रह गया कि रशिया के लोग लेजी हो गए, उन्हें पता क्या रियासत कर रही है, हमारे लिए हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता जो था, वो जो निज़ाम था कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, वो नाकाम हुआ दुनिया में, प्रैक्टिकली वो नहीं चला। हमारे पास देखें, गवर्नमेंट ऑफिसेज को देख लें। आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, तो आप मुझे ये बताएं गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या होता है? एक तनख्वाह फिक्स कर दी गई होती है आपकी, आपको पता है कि यार मुझे 70,000 मिल जाएंगे, मैं काम करूं या ना करूं। जब आपको पता है काम ना करने से भी आपको मिलेंगे पैसे, तो आप क्यों काम करेंगे? उससे गवर्नमेंट ऑफिसेज की क्या एफिशिएंसी कम हो गई है। अगर वही काम या वही मुद्दा अगर प्राइवेट या अपना कोई काम कर रहा होता है, तो वहां एफिशिएंसी डबल हो जाती है। जिस तरह से एग्जांपल मैं देता हूं आपको, शायद खाकान अब्बासी साहब की, वो पाकिस्तान पीआईए को हेड करते रहे पिछले 10-15 सालों से, डूब गई पाकिस्तान की पीआईए। उसकी अपनी ब्लू एयर थी, उसकी अपनी एयरलाइन थी ना, वो कहां से कहां पहुंच गई है, उसने सारे खरीद लिया पाकिस्तान के जहाज। तो अपने बिजनेस में और गवर्नमेंट के बिजनेस में ये फर्क होता है। आप में से बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग अच्छा काम करते होंगे, अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। मेजॉरिटी का माइंडसेट बन जाता है कि यार बस ठीक है, तनख्वाह तो मिल रही है, क्यों आप ऐसे झंझट में पड़े। तो इस तरह से हमारे पास ये निज़ाम थे। तो थोड़ा इसमें दरमियान में एक इस्लामिज्म का निज़ाम है कि आप लोग कमाए जितना चाहे कमा सकते हैं, लेकिन उसमें से 1-2.5% निकालें ज़कात की शक्ल, और वो जो गरीब तबका है उनमें तकसीम कर दें। बहुत अच्छा निज़ाम है, लेकिन हम क्यों उस पर अमल करेंगे? बस मसला तो ये है ना। चले जी, हम यहाँ पे थे चे गुवेरा साहब पे, तो इनके बारे में ये जो है ना फ्रीडम फाइटर थे, इसका पूछा गया पेपर में। बाय प्रोफेशन इसलिए करवा रहा हूँ ना आपको, ये वो पूछता है सवाल। बाय प्रोफेशन ये क्या थे? डॉक्टर थे, और उसके बाद ये पाकिस्तान भी आए थे। अच्छा, ये 1959 में ही ये इनकलाब लाने में कामयाब हुए। 1959 में कहाँ पे? क्यूबा में। हमने यहाँ ऊपर पढ़ा नॉर्थ अमेरिका में एक मुल्क क्यूबा, यहाँ हमने एक मुल्क पढ़ा था क्यूबा, नॉर्थ अमेरिका में, लास्ट लेक्चर में। तो क्यूबा में इनकलाब लाने में ये कामयाब हुए, और वहां उनकी गवर्नमेंट का हिस्सा ही बने। उनकी गवर्नमेंट का हिस्सा बने, वहां पे कास्त्रो फैमिली के साथ मिलकर इनकलाब लेके आए। कास्त्रो फैमिली, कास्त्रो फैमिली मशहूर है क्यूबा की। पूछता है सवाल, कास्त्रो फैमिली का ताल्लुक कौन से मुल्क से है? क्यूबा से है। उसके बाद ये 1959 में ही पाकिस्तान भी आए थे। पाकिस्तान में जो है ना, आप देखेंगे उस वक्त अयूब खान साहब बैठे हुए थे आर्मी के बंदे, तो इनकी दाल नहीं गली, वापस चले गए कराची से ही। और उसके बाद ये अफ्रीका में गए, वहां इनकलाब लाने की इसने कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर इसके क्यूबाई गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, और अल्टीमेटली इसे मार दिया गया, कत्ल कर दिया। कहाँ? बोलीविया में। यहाँ पे बोलीविया में। ये भी सवाल बना है कि कहाँ पे इसे गोली मारी गई थी। बोलीविया के अंदर CIA ने इसे कत्ल, अमेरिका के खिलाफ था ना ये, तो अमेरिका की जो एजेंसी है CIA, उसने क्या किया? बोलीविया के अंदर इसे गोली मार दी। और ये कहाँ दफन है? ये क्यूबा में दफन है। कहाँ दफन है बेटा? ये क्यूबा में दफन है। बेसिकली अर्जेंटीना से था, 1928 में अर्जेंटीना में पैदा हुआ, और 1967 में इसे गोली मार दी गई। कहाँ? बोलीविया में।
इस तरह से चे गवेरा के हवाले से भी 2-4 सवाल बन जाते हैं। और यहाँ पे कुछ ग्रास लैंड्स मौजूद हैं, खूबसूरत प्लेन्स मौजूद हैं घास के, जिन्हें क्या कहते हैं हम पंपास प्लेन्स। लिख लें, अर्जेंटीना में ही है ये भी। ये सारा अर्जेंटीना के बारे में बताया मैंने आपको। पंपास प्लेन्स कहाँ पे है हमारे पास? अर्जेंटीना में। पंपास प्लेन्स के बारे में याद रखिएगा, कहाँ पे है हमारे पास? अर्जेंटीना में ही हमारे पास क्या है बेटा? पंपास प्लेन है। अर्जेंटीना तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहां तक बेटा मुझे बता दे, क्लियर हो गया? यहां तक हो गया बेटा? जी बेटा, चले इसे मैं रेज करता हूं, हम आगे चलते हैं, हम बाकी कंट्रीज को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर लें, इसमें जो है ना अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है उसे भी ऐड कर लें। यहाँ 3 मुल्क ऐसे हैं जिसके आपने हेड ऑफ द स्टेट भी करने हैं। एक अर्जेंटीना, एक ब्राजील और एक वेनेजुएला, बस बाकी छोड़ दें। एक अर्जेंटीना, एक ब्राजील और एक वेनेजुएला। तो जो अर्जेंटीना है उसका है हमारे पास जावेर मिलाई। स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, जावेर मिलाई, इस तरह से जो है ना इसका नाम है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का। और अभी जो आप देखें कि मेसी जो है, मेसी फुटबॉलर जो है, आपको पता है जो अभी वर्ल्ड कप जीत के गया है, फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, उसका ताल्लुक भी अर्जेंटीना से है। मेसी का भी पूछ लेता है पेपर में कहां से है, वो अर्जेंटीना से, फुटबॉल के हवाले से मशहूर है। ठीक हो गया जी, अर्जेंटीना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद थोड़ा सा यूरुग्वे के बारे में देख लेते हैं, इसे मैं रेज करता हूं। तो बेटा ये हमारे पास जो यूरुग्वे है ना जी, इसका कैपिटल पूछेगा आपसे वो मोंटीवीडियो। मोंटीवीडियो, सिर्फ वीडियो भी याद रख सकते हैं आप। याद रखने के लिए यूरुग्वे में वीडियो बनी थी या वीडियो नहीं बनी थी किसकी? जो पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 के अंदर, दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप यूरुग्वे में हुआ था, यही उसका विनर था। तो उसकी वीडियो नहीं बन सकी थी क्योंकि उस वक्त कैमरा ही नहीं था। ये कैमरा था तो क्या वीडियो बन गई थी? याद ही करना है ना। मोंटीवीडियो क्या है? कैपिटल है हमारे पास यूरुग्वे का, जो कि हमारे पास, ये याद रखिएगा, करेंसी मैंने आपको इसकी पहले बता दी है। और 1930 में फीफा का पहला वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ? यूरुग्वे में, और यूरुग्वे ही विनर था। बस ये एक सवाल याद करना है। ठीक हो गया। बोलीविया का कैपिटल मैं आपको पहले बता चुका हूं, लापाज है हमारे पास, जो कि दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है। बस यही काफी है, और लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये मैंने आपको बता दिया है। पेरू का हमारे पास जो कैपिटल है बेटा वो है लीमा डिस्ट्रिक्ट। आप में से सराकी कितनी है मेरी क्लास में? लीमा डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट तो जो है ना जी आप याद रख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से जिस तरह हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लीमा डिस्ट्रिक्ट। तो लीमा को भी याद रखना चाहें तो आप, सराकी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है डायरेक्शन के लिए, क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? लंबा, उभा, इस तरह कुछ होता है। तो लीमा को आप याद रख सकते हैं, उसी से लीमा याद रख सकते हैं आप। तो लीमा डिस्ट्रिक्ट बेटा याद रखिएगा हमारे पास क्या है जी? कैपिटल है किसका? पेरू का। करेंसी मैंने इसके आपको पहले बता दिया, पैरों में हम सोल पहनते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल बाकी मैंने आपको यहाँ लेक टिटिका करवा दी थी पहले ही। 3810 मीटर इसकी हाइट है, जो कि हाईएस्ट क्या है हमारे पास? हाईएस्ट क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पे? ये दुनिया की हाईएस्ट लेक है। उसके बाद इधर एक्वाडोर पे आ जाए, मैं रेस करता हूँ। एक्वाडोर पे आ जाए बेटा, एक्वाडोर। एक्वाडोर, एक्वाडोर बेटा, एक्वाडोर को मैंने कहा था इक्वेटर से याद रखेंगे आप। एक्वाडोर को आप इक्वेटर से याद रखेंगे, इक्वेटर से। बेटा पूरी दुनिया के अंदर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि 13 मुल्क ऐसे हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है। कितने मुल्क हैं बेटा? 13 मुल्क ऐसे हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है पूरी दुनिया में। इक्वेटर वो रास्ता है जहां से सूरज गुजर रहा होता है। अभी इस तरह से याद कर लें। तो उन 13 में से आप ये देखें कि हमारे पास साउथ अमेरिका में कितनी है? 3 है। साउथ अमेरिका में 3 मुल्क ऐसे है जहां से इक्वेटर गुजरता है। पूरी दुनिया में कितनी है? 13 है। पूरी दुनिया में कितने? 13। तो 3 कौन से हैं? इस तरह से बनाए, इस तरह से बनाने। अच्छा, 3 बनाने हमने बेटा, 4 में से गुजार दिया मैंने।
4 से नहीं गुजरना, आपने 3 से गुजरना है, ऐसे नीचे की तरफ गुजरना है, ऐसे नीचे की तरफ। 3 मुल्क ऐसे हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है। तो पहला पहला कौन सा है हमारे पास, देखें, ई से एक्वाडोर, ई से एक्वाडोर, फिर सी से कोलंबिया और बी से ब्राजील। तो 3 हमारे पास क्या है बेटा, कंट्री ऐसे हैं साउथ अमेरिका के जहां से इक्वेटर गुजर रहा है। ई से एक्वाडोर से पहले गुजरा, फिर सी से कोलंबिया, बी से ब्राजील, बी से ब्राजील, ई सी बी। इधर से करेंगे तो बी सी ई, ब्राजील, कोलंबिया और एक्वाडोर। एक्वाडोर को याद रखेंगे, इसका कैपिटल है हमारे पास क्यूटो, QUITO, क्योटो पढ़ने से आप या क्यूटो पढ़ लें, QUITO, क्योटो। तो इसका बेटा हमारे पास कैपिटल क्या है एक्वाडोर का, क्योटो है। क्योटो करेंसी मैंने आपको पहले बता दी थी, इसकी क्या है हमारे पास डॉलर है, याद रह जाए तो ठीक है, वरना करेंसी छोड़ दीजिएगा। कैपिटल जरूर करना है, कैपिटल पूछता है पेपर में, इसका कैपिटल पूछा जाएगा आपसे। क्यूटो हमारे पास क्या है, इसका कैपिटल है। यहाँ पे वो भी, उसके बारे में भी सवाल बनता है, जूलियन असांज के बारे में। जूलियन असांज आजकल फिर खबरों में है, इसके बारे में फिर सवाल आएगा जूलियन असांज के बारे में। तो ये विकीलीक्स का फाउंडर है, बानी है किसका, विकीलीक्स का। विकीलीक्स के बारे में सवाल आता है, कब आई थी, 2006 में आई थी। एक तो सवाल पूछेगा कब आई, दूसरा इसका बानी कौन है, फाउंडर ऑफ विकीलीक्स कौन है जी, जूलियन असांज जो है फाउंडर है विकीलीक्स का। तो कब आई ये पहली दफा, 2006 में। क्या थी बेसिकली ये अमेरिका के और बरतानिया के जो खुफिया दस्तावेज होती हैं, जो खुफिया कम्युनिकेशन इनकी होती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के दरमियान में, ये इसने क्या कर दी थी, लीक कर दी थी। वहां से इसने कॉपी की और पब्लिक कर दी, जिसमें बहुत सारे जो शरीफ थे उन्हें नंगा कर दिया था इसने। जिसमें पाकिस्तान के जो बहुत सारे शोरफा हैं, जो आपको पता है मजहब का और जो है ना जमहूरियत का जो राग अलापते हैं, उनकी भी बहुत सारी कहानियां बाहर आ गई थी। इसमें से फजल रहमान साहब की कहानी ये बाहर आई थी कि जो है ना जी, हमें भी मौका दें, आप जो है ना पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाने का, तो हम आपकी इन बाकी से ज़्यादा खिदमत करेंगे। जरदारी साहब की बहुत सारी बातें लीक हो गई थी इसमें से, जिसमें वो जो डील हो रही होती है इनकी अमेरिका के साथ पाकिस्तान के, इस तरह से प्राइम मिनिस्टर आता है एक के बाद दूसरा, तो वो बहुत कुछ सामने आ गया था। इस तरह से उनका जो वो प्लान था, वो जो इसमें अफगानिस्तान में अटैक करने वाला पूरा प्लान करके जो इन्होंने अटैक किया था, वो सारे का सारा, वो भी, उसकी भी बहुत सारी बातें लीक हो गई थी। दुनिया में कोहराम आ गया था इसकी लीक्स के बाद, इसीलिए मशहूर हुआ था। अब ऐसा बंदा जो अमेरिका की खुफिया चीजें लीक कर देगा, उसके साथ क्या होगा अंदाजा लगाएं आप। इसके ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन था, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन था। तो इसे जो है ना ये बेचारा छुपा रहा, इसे पकड़ते रहे, ये आके छुपा था किधर, इक्वाडोर में। इक्वाडोर की नेशनलिटी लेके यहाँ ये छुपा रहा। 2019 में इसे उठा लिया गया, उठा के इसे जेल में रखा गया। 2024 में अभी पिछले महीने इसकी बेल हुई है। ये बरतानिया से में उठाया, बरतानिया के अंदर जो इक्वाडोर की एम्बेसी थी ना, इक्वाडोर की एम्बेसी जो होती है वहां पे ये मौजूद था, वहां से इसे उठा लिया गया था। और अभी ये 5-6 साल जेल में इसने गुजारे हैं, और अब इसकी बेल हुई है बरतानिया की अदालत में से। 2024 के मेरे ख्याल पिछला महीना था शायद। तो अब ये फिर बाहर आया है, खबरों में है आजकल, तो फिर इसके बारे में सवाल आ सकता है। तो बरतानिया के कोर्ट ने क्या किया है, जिसे अभी बेल पे रिहा किया है। अमेरिका चाहता था कि ये मैं इसे ले जाऊं अपने मुल्क में और वहां जाके इस पे कानून अदालत में केस चलाऊं। इसी तरह से जो है ना बरतानिया ने खुद से भी चलाए हुए थे केसेस। तो ये विकीलीक्स का जो बानी है जूलियन असांज, बेसिकली उसके पास शरीयत जो थी आखिरी टाइम वो इक्वाडोर की थी। इक्वाडोर की शरीयत लेके वो यहाँ छुपा रहा था बड़े से। ठीक हो गया, अमेरिका ने क्या किया उसे, ठीक हो गया जी, यहां तक समझ आ गई होगी, समराइज करता हूं, आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है कोलंबिया के बारे में। यही सवाल बनेगा जो मैंने आपको बताया, कोलंबस के नाम पे है ये। संटियागो इसका क्या है जी, कैपिटल है। और संटियागो कह रहा हूं, कोलंबिया का कैपिटल हमारे पास बगुटा, बगुटा, संटियागो तो चिली का था, बगुटा, बगुटा, जकुटा, जकुटा जिन ड्रामा कभी आया करता था। बगुटा इज कैपिटल ऑफ कोलंबिया। अब ये देखिए, कोलंबिया को इधर से अटलांटिक का पानी लगता है, इधर से पैसिफिक का पानी लगता है। अब किसी बंदे ने अगर जाना है यहाँ पनामा, पनामा जाना है या ऊपर नॉर्थ अमेरिका जाना है, तो वो यहीं से होकर जाएगा ना। इधर से किसी बंदे ने जाना है
तो कोलंबिया से होता हुआ जाएगा यहाँ से बाय लैंड, फिर चला जाएगा नॉर्थ अमेरिका की। तो इस तरह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंट्री है इस वजह से। उसके बाद हमारे पास वेनेजुएला है, उसके बाद हमारे पास वेनेजुएला है। वेनेजुएला आपको बताया कि हमारे पास क्या है जी, ये इस तरह मैंने आपको बताया ऑयल के सबसे ज्यादा जखायर मौजूद हैं तेल के। दुनिया की हाईएस्ट फॉल, एंजल फॉल यहीं पे है, रशिया के कैंप में है ये। इसका जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है हमारे पास निकोलस मदुरो। निकोलस मदुरो, मदोरो या मदारी याद रख लें। मदोरो जो मदारी है, ये जो है ना जी हर वक्त खबरों में रहता है, अमेरिका के खिलाफ जो है ना एक से एक बयान देता है हर रोज, अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हर रोज अमेरिका के खिलाफ कोई ना कोई बयान देता है। रशिया के साथ है ना, तो मदारी तबीयत का इंसान है ये निकोलस मदोरो, काफी अरसे से बैठा हुआ है, खबरों में रहता है अक्सर। इसके बारे में आप जरूर याद रखेंगे कि जो है ना जी कौन है जी, वेनेजुएला का हेड ऑफ द स्टेट या प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो है। निकोलस मदुरो इज, अच्छा होगो शावेज भी यहीं से था। होगो शावेज इससे पहले था, तो वो भी बड़ा मशहूर रहा था। उसके बारे में पिछले दिनों में सवाल पढ़ रहा था, एक पेपर में आया हुआ था कि होगो शावेज जो था लीडर था या प्रेसिडेंट था कौन से मुल्क का, होगो शावेज उसका नाम था, वो भी वेनेजुएला का ही था। उसके बाद ये आया था, वो तो बहुत पुराना था। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसका कैपिटल में आया हमारे पास कैराकास। ये लाजिमी याद करना है, इसका कैपिटल जरूर पूछा जाता है। कैपिटल इसका जरूर पूछा जाएगा हमारे पास। कैराकास करेंसी इसकी बोलीवार थी, बोलीवार मैंने आपको दिखवाई थी। बोलीवार क्या था, इसकी करेंसी थी। और कैपिटल आपने जरूर, कैपिटल और इसके हेड ऑफ द स्टेट जरूर करना है। ठीक हो गया। उसके बाद गायना, फ्रेंच गायना, सूरीनेम इन्हें छोड़ दें, लिखना चाहे तो लिख लें। गायना का जो हमारे पास कैपिटल है वो जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन, जी से गायनिया, जी से जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन इज कैपिटल ऑफ गायनिया। और सूरीनेम का है हमारे पास पैरामेराबो। पैरामेराबो सूरीनेम का क्या है बेटा हमारे पास, PARAMIRABO। पैरामेराबो इज कैपिटल ऑफ सूरीनेम। और जॉर्ज टाउन इज कैपिटल ऑफ गायनिया, GUYNI, ये गायनिया का। ठीक हो गया जी, मतलब क्लियर हो गया। और पैरागाय का है असंसियान, ये छोड़ देना बेटा, ये छोड़ सकते हैं आप। असंसियान, असंसियान इज कैपिटल ऑफ असंसिया। पैरागाय का छोड़ सकते हैं आप, गायनिया का छोड़ सकते हैं, सूरीनेम का छोड़ सकते हैं, बाकी आपने करने, बाकी आपने करने। ठीक हो गया। तो ये आपके थे कैपिटल। इसका ब्राजील का मैंने आपको पहले लिखवा दिया था, ब्राजील का ब्रासिला, ब्रासिला या फिर ब्रासिलिया। ब्रासिलिया, बी से ब्राजील, बी से ब्रासिलिया या ब्राजीलिया। ब्राजीलिया, ब्रासिला इज कैपिटल ऑफ ब्राजील। ब्राजील सबसे बड़ा यहाँ पे मुल्क है। ब्राजील को कहा जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। इसे मैं रेज करता हूँ, ब्राजील को हम क्या कहेंगे, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के फेफड़े, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ब्राजील क्या कहा इसे हमने, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के फेफड़े से हमने कहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, और ये दुनिया की जो ऑक्सीजन आपको दुनिया की में मिल रही है उसका 20 से 30% जो ऑक्सीजन है ब्राजील दे रहा है। ये जो ऑक्सीजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल हो रही है उसका 20 से 30% ब्राजील पैदा कर रहा है। इसीलिए दुनिया का फेफड़े कहेंगे, ऑक्सीजन के बगैर दुनिया है ही नहीं। तो इनके ऊपर ना एक कर्जा था बहुत ज्यादा इसके ऊपर ना, दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका। तो इसने कहा कि मेरा कर्जा माफ करो। दुनिया ने कहा कि क्यों करा, ये मैं अपने काम नहीं करते माफ। इसने कहा अच्छा नहीं करते तो ना करो, ये जो ऑक्सीजन तुम इस्तेमाल कर रहे हो जो हम आपको दे रहे हैं हर साल हर रोज, इसके हमें पैसे पे करो, इसके हमें पे किया जाए। तो तब जाके दुनिया को बात समझ आई कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और तब इसका जो कर्जा था वो माफ कर दिया गया। पाकिस्तान में भी कोशिश की गई थी बिलियन ट्री लगा के जो है ना कर्जा माफ करवाने की, जो कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आप देखें कि ब्राजील की इंपॉर्टेंट मुल्क है। ब्राजील में आपको पता है इंपॉर्टेंट इसकी सिटी है हमारे पास रियो। रियो इस तरह हमारे पास है अटलांटिक कास्ट में, रियो, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो इसका इंपॉर्टेंट सिटी है। रियो ओलंपिक्स हुई थी 2016 में। यहाँ जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो समिट हो रही होती है वो रियो में हो रही होती है। रियो, रियो डी जेनेरो, इसके बारे में सवाल आएगा कहाँ पे है हमारे पास ये,
ब्राजील के अंदर है अटलांटिक कास्ट पे, और यहाँ पे हमारे पास सिटी है इनका समुद्री जो है ना जी, आप देखिए कोस्टल सिटी का नाम है संटोस। संटोस संटोस या संटोस पोर्ट कहने से। ये कॉफी की प्रोडक्शन में पहले नंबर पे था, चाहे ब्राजील प्रोडक्शन में, हाँ प्रोडक्शन में बोलिए दुनिया की सबसे बड़ा जो कॉफी का प्रोड्यूसर है वो हमारे पास ब्राजील है। ये कॉफी पोर्ट के नाम से मशहूर है संटोस पोर्ट। ये मख्तस की हुई है इन्होंने सिर्फ कॉफी को एक्सपोर्ट करने के लिए। संटोस पोर्ट जो है ये कॉफी के एक्सपोर्ट के लिए मशहूर है, सवाल बना है पेपर में। ये कॉफी पोर्ट किसे कहते हैं? संटोस पोर्ट को कहते हैं। तो कॉफी की प्रोडक्शन में ब्राजील पहले नंबर पे है। ब्राजील पहले नंबर पे है हमारे पास कॉफी की एक्सपोर्ट में। और आप ये देखें इसका जो प्रेसिडेंट है, बल्कि इनका प्राइम मिनिस्टर होगा ब्राजील में आजकल कौन है जी हमारे पास? नया लूला, LULA, लूला डा सिल्वा। ये करंट इनके क्या है जी? PM है। मैंने आपको बोला 3 के आपने हेड ऑफ स्टेट याद करनी है, एक अर्जेंटीना का, एक ब्राजील का, एक वेनेजुएला का, बाकी नहीं करने। बाकी में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? पूछा नहीं जाना उसको, इसी के बारे में पूछा जाएगा। लूला डा सिल्वा क्या है? करंट PM है किसका? ब्राजील का। लूला डा सिल्वा क्या है जी? करंट प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास किसका जी? ब्राजील का। करेंसी आपको बता दी मैंने, कैपिटल बता दिया, अमेज़न रिवर बता दिया यहाँ से जो गुजर रहा है। तो ये ब्राजील के हवाले से कुछ सवाल थे जो मैंने आपको करवाए। उम्मीद करता हूँ जो है ना जी हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट भी बनती है, यहाँ हमारे पास एक स्ट्रेट बनती है दरमियान में से ना, इस तरह से कुछ जगह खाली है इस तरह से, मतलब इधर का पानी इधर जा सकता है। तो इस स्ट्रेट का नाम याद रख रहे, मैगलन स्ट्रेट। मैगलन मैगलन स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है? पानी की तंग पट्टी होती है जो दो लैंड मासेस को, एक लैंड मास इधर हो गया दूसरे इधर हो गया, सेपरेट करे और दो पानी के बॉडी को आपस में मिलाए। तो मैगलन स्ट्रेट हमने यहाँ बनाई जो कि अटलांटिक ओशन को मिला रही है पैसिफिक ओशन के साथ। यहां से जो है ना थोड़ी सी इस तरह तंग पट्टी है पानी की, जिसे हम क्या कहते हैं? मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट। तो ये बड़ा मेन आपके क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको क्लियर हो गए होंगे। मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया होगा। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और जो लोग जिन्होंने सवाल पूछने हैं वो बैठे रहें, जिन्होंने क्वेश्चन पूछने हैं वो बैठे रहें। जो लोग जाना चाहते हैं बेटा वो जा सकते हैं। चले बेटा, मुझे एक बार बता दे यहाँ पे, पनामा के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था कल वाले लेक्चर में कि नहीं पढ़ाया था? पनामा के बारे में बता दे। पनामा कैनाल के बारे में आपको मैंने बता दिया था सारा, कि नहीं बताया था? क्या कह रहे हैं? चले, पनामा कैनाल यही बन रही है, अटलांटिक ओशन को मिला रही है पैसिफिक के साथ। यहाँ कल हमने सारा वो डिस्कस कर ही लिया था। ठीक हो गया। ब्राजील भी फुटबॉल के हवाले से मशहूर है। आपको पता है दुनिया के सबसे ज्यादा जो फीफा वर्ल्ड कप है ब्राजील के पास है। 5 दफा दुनिया के फुटबॉल के वर्ल्ड कप जीत चुका है ब्राजील। इसी तरह से पाकिस्तान के पास हॉकी का रिकॉर्ड है, 4 दफा हम हॉकी के वर्ल्ड कप हमने जीते हुए हैं। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिकेट का रिकॉर्ड है, 6 दफा जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के वर्ल्ड कप। पनामा कैनाल के बारे में देखिए, पनामा कैनाल हमारे पास यहाँ पे बनती है। देखिए हुआ ये कि देखें यहाँ हमारे पास सारा अटलांटिक ओशन है। थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ कर दें कैमरे को, रुके जरा। देखें यहाँ हमारे पास बेटा क्या है? सारे का सारा ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ये वाला नॉर्थ अमेरिका है ना। ये क्या है बेटा? हमारे पास यहाँ सारा नॉर्थ अमेरिका, ये सारा नॉर्थ अमेरिका है। अब यहां से जो जहाज चलता उसने अगर आना होता पेरू या इक्वाडोर, उसे यहां से घूम के आना पड़ता था, ऐसे नीचे से ऐसे यहाँ आएगा इतना लंबा चक्कर काट के। तो टाइम भी ज्यादा लगता, पैसे भी ज्यादा लगते। इसी तरह से अमेरिका के इधर जो मुल्क थे उधर आना पड़ता था, तो उधर से आना पड़ता था। तो हुआ ये, यहीं से एक तंग पट्टी थी, तकरीबन इसे मैं रेस करता हूँ। यहाँ एक तंग पट्टी थी जमीन की,
जिसे हमने क्या कहा था, इस्थमस कहा था, तो उसे काट के नहर बनाई गई। यहीं पे क्या किया गया है, फैसला किसने, यूएसए ने, अमेरिका ने, यूके ने, फ्रांस ने, ये 3-4 जो बड़े बड़े मुल्क थे, इन्होंने तैयारत करनी थी ना, जहां माल उन्होंने बेचना था, लेके भी इसे जाना था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम क्या पनामा कैनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, पनामा में से पनामा कैनाल बनाई गई। ये 1903 में इस पे काम शुरू हुआ और 1914 में इस पे काम मुकम्मल हो गया। और यहां से जो है ना क्या कराया गया, इसे इस्थमस ऑफ पनामा को काट के यहां से डायरेक्ट जो रास्ता था इधर बनाया गया। यहां से जहाज इंटर होता है और इधर पहुंच जाता है। ये जबरदस्त, मतलब पहाड़ी सिलसिला है सारा यहाँ पे। उसे काट के पहाड़ को रास्ता बनाना, एक नहर बनाना बहुत मुश्किल था। इसके अंदर जो है ना इस तरह से बनाएगा, दुनिया के आप कह लेंगे जो अजूबे थे उनमें से एक अजूबा ये है, जिसमें सैकड़ों लोग जो थे इस समंदर में गिर के मरे हैं इसे बनाते हुए। 1914 में ये मुकम्मल हो गई और ये पनामा के अंदर है, पनामा कैनाल। इसकी तकरीबन लेंथ है 82 किलोमीटर, 80 किलोमीटर कहता है, कहीं 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 82 किलोमीटर, कहीं पे वो 80 किलोमीटर का, कहीं 82 किलोमीटर। तो कब बने, 1914 में ये काम शुरू हुआ था, इसे याद रखे, कोई मसला नहीं। 1903 में काम शुरू किया हो गया, 1914 में मुकम्मल हो गई थी, ये बन गई थी। 82 किलोमीटर है, ये मिला रही है। देखिए यहाँ क्या, कौन सा ओशन है, सारा कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। इधर कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है। तो ये मिला रही है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन, और सेपरेट करे, इससे ऊपर क्या, नॉर्थ अमेरिका, इससे नीचे क्या, साउथ अमेरिका। तो आप कह सकते हैं कि ये सेपरेट करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, और मिला रही है। ये कौन सा है हमारे पास, पैसिफिक ओशन। ये कौन सा, अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक को पैसिफिक को मिला रही है। या हमने कैरिबियन सी भी बनाया था, तो कभी कभी वो अटलांटिक ओशन के बजाय कैरिबियन सी भी कह देता है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। तो ये पनामा कैनाल के हवाले से था। ये नॉर्थ अमेरिका में, पनामा नॉर्थ अमेरिका में आएगा, साउथ में के साथ कनेक्टेड जरूर है, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया बेटा।